नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है। तो बिहार में बीते कुछ दिनों से राजनीतिक उठापटक भी जारी है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तो वहीं नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में शामिल होने के अटकलों के बीच भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के बीच बैठक भी जारी है। तो वहीं नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू के बड़े नेताओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है। तो राज्य विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर सीएम आवास पर पहुंच गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने आवास पर रविवार को जेडीयू विधानमंडल की बैठक बुलाई है। तो बिहार में राजनीतिक उठापटक जारी है। तो इसी बीच अटकलों का बाजार भी गर्मा गया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जल्द ही एनडीए के साथ महागठबंधन बना सकते हैं। तो इसी बीच बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी बैठक कर रही है। वहीं पर जो है आरजेडी ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। इसी बीच जो है नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन में शामिल होने के अटकलों के बीच आरजेडी की बैठक भी जारी है। तो वहीं नीतीश कुमार भी जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ बैठक करने वाले। तो राज्य विधान परिषद के सभापति देवेंद्र चंद्र ठाकुर भी सीएम आवास पर पहुंच गए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने आवास पर रविवार को जेडीयू विधानमंडल की बैठक बुलाई है। तो वहीं बिहार में एक तरह से उठापटक जारी हो गई है। तो ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे आपको कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है। तो बिहार में आगे का बात, तो 10 अगस्त को तो जेडीयू छोड़ नीतीश को 83 विधायकों का समर्थन मिला हुआ है। तो वहीं नीतीश कुमार राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सकते हैं और कहा जा रहा है कि कल ही इस्तीफा सौंप सकते हैं और कल ही सीएम को लेकर ये शपथ भी ले सकते हैं। तो नीतीश 128 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपेंगे। तो यानी कि उठापटक जारी है। रविवार को 2 डिप्टी सीएम के साथ नीतीश शपथ ले सकते हैं। तो 2 डिप्टी सीएम में से एक डिप्टी सीएम बीजेपी का भी होगा। तो बिहार में सियासी उथल पथल अब तेज हो चुकी है। तो वहीं अब इसको लेकर आरजेडी अलग से जो है अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही है। तो वहीं जेडीयू की मीटिंग भी लगातार जारी है। और इसी बीच बड़ी खबर यह भी है कि राज्यपाल को वो इस्तीफा सौंप सकते हैं नीतीश कुमार और इसके बाद सीएम पद की शपथ लेंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला यहां पर लागू होगा और एक डिप्टी सीएम बीजेपी की तरफ से भी होगा। तो नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू के बड़े नेताओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है। और इसी बीच बड़ी खबर यह भी है कि राज्यपाल को वो इस्तीफा सौंप सकते हैं और इसके बाद वो सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा था कि बीजेपी एक नए फॉर्मूले पे काम कर रही थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला यहां पर भी लागू हो सकता है। और कहा जा रहा है कि इनमें से एक डिप्टी सीएम बीजेपी की पार्टी का होगा। तो नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में शामिल होने की अटकलों को अब लगभग इस पर ठप्पा लग चुका है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के बीच बैठकों का दौर भी जारी है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कल तक अपना इस्तीफा भी सौंप सकते हैं और जल्द ही सीएम पद की शपथ भी ले सकते हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जिस तरह से बाकी राज्यों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान, जिस तरह से एक नए तरीके से 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लागू किया गया है बीजेपी की तरफ से, वो बिहार में भी देखने को मिल सकता है। और यह भी कहा जा रहा है कि एक डिप्टी सीएम बीजेपी का भी होगा।
तो इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लता हमारे साथ जुड़ गई है न्यूज रूम से संवाददाता हमारी, और साथ ही नागेंद्र भाटी जी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जितेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में अचानक से बदले सियासी उठक पटक की वजह क्या हो सकती है? देखिए बता, बिहार में जो भी सियासी उठापटक देखने को मिल रहा है ये अचानक से नहीं हुआ है। इसकी पूरी जो स्क्रिप्टिंग है लगभग 2 महीने से अंदर ही खाने चल रही थी। बिहार के अंदर खुद जेडीयू के जो अधिकारी हैं, खासकर अगर ललन सिंह की बात करें तो वो एक अपना अलग खेमा बना करके वो चाह रहे थे कि वो बिहार में सरकार को गिरा करके, यानी कुछ जेडीयू विधायकों को तोड़ करके और पार्टी का पूरा कमान और इसके अलावा सत्ता की पूरी कमान जो है वो अपने हाथों में ले लें और आरजेडी के साथ मिल करके सरकार बना लें। जब इस बात की भनक लगी नीतीश कुमार को, तो नीतीश को लगा कि शायद लालू प्रसाद यादव इसके पीछे हैं और वो सरकार गिराना चाहते हैं बिहार के अंदर में, और तेजस्वी यादव को सीएम और ललन सिंह को डिप्टी सीएम बनाने की जो है वो अंदर खाने जो है इस तरह के कुछ कवायद जो है वो चल रही थी। साथ ही साथ बीजेपी के जो नेता थे वो लगातार सकारात्मक बयान दे रहे थे और वो ये कह रहे थे कि राजनीति में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। वही कांग्रेस पार्टी कुछ दिन पहले एक बयान दी थी, उसका कहना था कि कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायकों को तोड़ने का प्रयास बीजेपी के ओर से किया जा रहा था। यानी इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर अगर नजर डालें तो कोई ये अचानक से नहीं हुआ है। भले 24 घंटे में काफ़ी कुछ सियासी समीकरण बिहार के अंदर में बदला है। हो सकता है कुछ देर बाद नीतीश कुमार का इस्तीफा हो जाए, एनडीए के समर्थन से वो दोबारा से 5वीं बार पलटी मार करके और सीएम पद की दावेदारी पेश करके फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए। लेकिन इसके पीछे लगभग जो है पिछले कई महीनों से जो है कई तरह के प्रयास लगातार जो है वो चल रहे थे सभी दलों की तरफ से। कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा था कि उसके विधायक टूटेंगे, जेडीयू को नीतीश कुमार को इस बात का डर सता रहा था कि उनकी पार्टी टूट जाएगी, और रामविलास पासवान की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, उसके जैसा ना उनके पार्टी का हाल हो जाए या शिवसेना के जैसे ना उनके पार्टी का हाल हो जाए। इसलिए नीतीश कुमार भी अंदर खाने डरे हुए थे। लालू और आरजेडी के अंदर जो है एक जो खेमा था वो चाह रहा था कि किसी भी तरीके से तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठाया जाए। जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी मुंबई में, तो वहां पर लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया होगा, आपने गौर किया होगा। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार पीएम फेस हैं, नीतीश कुमार पीएम फेस हैं और उनके अंदर जो है पीएम की जो है क्वालिटी है। यानी लालू यादव एक मैसेज देने का प्रयास किए थे कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवारी पेश करनी चाहिए और सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा कवायद जो है पिछले 2 महीने से लगभग चल रहा था। यानी कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के अंदर कहीं ना कहीं घबराहट थी। ठीक है, तो नागेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि लगातार बिहार के हालात अलग अलग गवाही दे रहे हैं, उठापटक लगातार जारी है। अभी क्या बिहार के हालात कह रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कल तक इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार? देखिए बिहार की यदि सियासत की बात कर रहे हैं तो जब सत्ता उलट फेर हुआ है, चाहे इससे पहले 2022 की बात करें तब भी अंतिम क्षणों तक सिर्फ अटकलेबाजी लगाई जाती है कि ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन होता वही है जो नीतीश कुमार चाहते हैं। और इस बार भी मुझे लगता है वही होगा जो नीतीश कुमार के मन में है। लेकिन अभी उनके मन में क्या है, ना तो उनकी पार्टी बोलने को तैयार है, ना ही उनके अभी फिलहाल के जो सहयोगी हैं आरजेडी वो बोलने को तैयार है, ना कांग्रेस की तरफ से ही कोई इस पर बोल रहा है। उसी तरह से जिनके साथ आने की बात चल रही है, एनडीए में वापसी की बात जो चल रही है, उसमें भी अभी तक भी जो नेता हैं, खासतौर से जो बिहार के बड़े नेता हैं, वो ये कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। लेकिन अभी भले ही नरमी जरूर है उनके बर्ताव में, बयान में, लेकिन अभी भी कोई नहीं मान रहा है। तो स्पष्ट कोई भी नहीं कर रहा है। इंतजार सबको वही है कि कब नीतीश कुमार की तरफ से इस्तीफा दिया जाए और नई सरकार का क्या प्रारूप होगा, किसके साथ वो जाने वाले हैं, ये सभी अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। अटकलबाजी का जो दौर है वो गर्म है, सियासी माहौल गर्म है।
हर तरफ, हर पार्टी के अंदर बिहार की जितनी भी सत्ताधारी सत्ता की पार्टी है या फिर विपक्ष की है, सभी की अपने अपने नेताओं के साथ, विधायकों के साथ बैठक चल रही है और उस बैठक में सभी अपना अपना अंक गणित लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति दिखती है कि जिधर भी नीतीश कुमार जाएंगे, क्योंकि आरजेडी के पास 79 विधायक हैं और बीजेपी के पास 78, 45 जेडीयू के पास है, तो जेडीयू जिस भी पाले में जाएगी सत्ता उधर ही बनेगी। और जैसा कि कहा जा रहा है कि यदि एनडीए के साथ वो आते हैं तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। अब डिप्टी सीएम कौन कौन होंगे, इस पर भी मंथन जो है वो दल जो है दोनों करेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ अटकलों का जो बाजार गर्म नजर आ रहा है। जी लता, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि लगातार बिहार की राजनीति को आप बदलते हुए देख रही हैं। क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार कल सीएम पद की शपथ भी ले सकते हैं? बिल्कुल। देखिए बबीता, जिस तरीके से लगातार जो बिहार में जो माहौल अब बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से अगर इसकी शुरुआत की बात करें, जिस तरीके से हमारे पॉलिटिकल लीडर ने बताया कि दरअसल ये कोई अचानक हुआ मसला नहीं है, इसकी जो नींव है, जब इंडिया गठबंधन की नींव पड़ रही थी तभी से डर चुकी थी, क्योंकि जब उनकी बैठकों का दौर जारी था लगातार ये दिखाई पड़ रहा था, भले ही नीतीश बाबू ये जरूर कह रहे थे कि उन्हें किसी भी पद का लालच नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, वो तो बस एक जो विपक्ष बिखरा हुआ है उसे एकजुट करना चाहते हैं। लेकिन देखिए सच्चाई क्या है वो अब दरअसल सामने आ गई, क्योंकि अब जब प्रधानमंत्री को लेकर पेच फंस रहा है, जब सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस रहा, तो उनको लगा कि भाई अब ऐसा है कि यहाँ पर तो उनकी दाल नहीं गलने वाली। तो क्योंकि बिहार की राजनीति की परिपाटी ये रही है कि चाहे वोट आप किसी को भी दो, नेता तो नीतीश बाबू को ही बनना है, मुख्यमंत्री उन्हें ही बनना है। इसमें दरअसल ये बड़ी वजह है कि अब जब लोकसभा का रण सिर पर है, विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार में होने, और ऐसे में नीतीश बाबू ये कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि जो विपक्षी गठबंधन को जो एक करने की मुहिम उन्होंने शुरू की थी उससे उनको नुकसान होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर जो है राम जो लहर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इसमें राम मंदिर जो बना उसके बाद नीतीश बाबू पूरा तरीके से समझ गए कि अब जो कहीं ना कहीं लहर है ये बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई पड़ रही है, और ऐसे में फायदा उनको होगा। क्योंकि कभी नीतीश बाबू ये कहा करते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन आज देखिए किस तरीके से ये जो राजनीतिक बयार है ये पलटी है नीतीश बाबू जो बिल्कुल मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। जी जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि नीतीश कुमार ने कई बार ये कहा भी है और दोहराया भी है कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, तो क्या लगता है कि अपने बार बार बयानों से तो वो पलट ही रहे हैं, तो क्या सीएम पद की लालसा उनके आगे या लालच उनके अंदर इतना ज्यादा आ गया है कि वो बार बार पलटते हुए नजर आ रहे हैं? और साथ में ये भी जानना चाहूंगी क्या इसके पीछे एक बड़ा कारण राम मंदिर भी हो सकता है? देखिए बाबा, इसके पीछे कई सारे अहम फैक्टर हैं, सिर्फ सीएम पद का लालसा ही नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया कि उनकी जो पार्टी है वो टूटने का डर जो है वो उनको सता रही थी कि उनकी पार्टी न कहीं टूट जाए। इसको लेकर के जो है नीतीश कुमार लगातार प्रयासरत है कि किसी भी तरीके से पार्टी उनकी बच सके। और रही बात कि हम राजनीति में दोबारा से जो है किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, किसी के साथ हम सरकार नहीं बनाएंगे, ये कोई ऐसा कोई फिक्स रूल राजनीति के अंदर नहीं होता है। ये भले अलग बात है कि नीतीश कुमार भी ये पहले बयान दे चुके थे कि मर जाऊंगा मगर बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया था कि जेडीयू के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। खुद अमित शाह ने जब पब्लिकली अपनी रैली में इस बात की घोषणा की थी। लेकिन अब जब मेरी बात हुई, बीजेपी के 2 विधायकों से मेरी बात हुई है, जो एक बिहार बीजेपी में पदाधिकारी भी हैं वहाँ पर, और एक बीजेपी के विधायक जो कि इस वक्त दिल्ली में हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि पार्टी हाई कमान का जो आदेश है वही मानेंगे और उनके पास जो भी आदेश आएगा पार्टी की तरफ से वो उसके ऊपर जो तैयार होंगे और सरकार बिहार के अंदर बनाएंगे। मैंने उनसे पूछा कि क्या डिप्टी सीएम दोनों के दोनों आपके ही पार्टी के होंगे, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि चूंकि नीतीश के बाद सबसे बड़े दल समर्थन करने वाले एनडीए के अंदर में बिहार विधानसभा के पटल पर हम ही हैं, इसलिए 2 डिप्टी सीएम हमारे पार्टी से होंगे। लेकिन अभी फिलहाल इसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण हम नहीं दे सकते हैं साफ तौर पे, क्योंकि हाई कमान की तरफ से अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया हुआ है। और उन्होंने भी इसी बात को दोहराया कि देखिए राजनीति में ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता है। जब
जिस तरह की रिक्वायरमेंट बनती है, जरूरत बनती है सरकार बनाने को लेकर के, रणनीतिक दल उसी के अनुसार जो है अपनी सियासी समीकरण को सेट करते हैं। और वही चीज अब बिहार के अंदर में लगभग जो है वो देखने को मिल रही है। और नीतीश कुमार के अंदर ये बात तो तय है कि शुरू से ही, जो कि पलटू कुमार के नाम से जो है एक जुमला फेमस है और बार बार जो उनके लिए कहा जाता है कि ये कभी भी पलटी मार सकते हैं, और इस बार भी उन्होंने यही किया कि तो इससे साबित होता है कि उनके अंदर लालसा रहती है कि हमेशा वो सीएम पद पे बने रहें, चाहे उनको किसी का भी समर्थन लेना पड़े। लालू यादव के सबसे धूर विरोधी अगर कोई नेता बिहार के अंदर में पहले था तो वो नीतीश कुमार थे। अगर लालू प्रसाद यादव को बिहार में सत्ता से बाहर करने का अगर किसी ने काम किया तो वो जेडीयू ने ही किया, बीजेपी के साथ गठबंधन करके। लेकिन वही नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ गए तो देखिए कि आरजेडी का जो सीट का जो प्रतिशत है वो लगातार जो है बढ़ते हुए दिख रहा था कई सारे सर्वेक्षण के अंदर में। नीतीश कुमार को इस बात का भी डर सता रहा था कि अगर विधानसभा के चुनाव हुए और आरजेडी को उनसे अगर ज्यादा सीटें मिली तो जाहिर सी बात है कि आरजेडी सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगी और वो कहेगी कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जाए क्योंकि हमारी सीट ज्यादा है। वैसे स्थिति में नीतीश कुमार की पूरी राजनीतिक कैरियर वहां पे समाप्त हो जाती अगर वो सीएम नहीं बन पाते। और बात रही अगर पीएम फेस को लेकर के, तो फिलहाल जिस प्रकार से राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और देश के अंदर में एक प्रखर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुहिम जो देखने को मिल रहा है पूरे देश भर में, उससे तो ये तय है कि किसी भी कीमत पे, खासकर अगर नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो उनके सामने कोई भी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या किसी भी विपक्षी दल का नेता जो है वो उनके सामने नहीं टिकता है, नहीं टिक पाएगा। और इसी बीच जो है उन्होंने एक बड़ा दांव भी खेला है कर्पूरी ठाकुर को, जो उन्होंने 100वीं जयंती पे कहा कि उन्हें जो है सम्मानित किया जाएगा। नागेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी कि क्योंकि लगातार जो है आप भी बिहार की राजनीति को देखते रह रहे हैं, तो क्या कहा जाए कि आरजेडी के पास आगे क्या विकल्प बचता है अगर जेडीयू के नीतीश कुमार जो है वो एनडीए के साथ जाते हैं? तो यदि सत्ता के समीकरण की बात करें तो जिसके पक्ष में अंक गणित होता है उसी की सरकार बनती है। अब बिहार में यदि बात करें तो 79 विधायक जो है वो आरजेडी के हैं और 78 विधायक बीजेपी के हैं, 45 विधायक हैं जेडीयू के। तो अब जेडीयू जिसके भी को समर्थन करता है उसके पास जो जादुई आंकड़े हैं सत्ता के वो पहुंच जाते हैं। 122 पर सरकार बननी होती है, लेकिन यदि एनडीए के साथ जाते हैं नीतीश कुमार तो उनके पास बीजेपी और उनके दोनों के मिलकर 123 हो जाते हैं। साथ ही साथ जो मांझी की पार्टी है उनके 4 विधायक हैं, 127 हो जाते हैं। उसके बाद एक निर्दलीय का भी समर्थन बताया जा रहा है, तो 128 विधायक हो जाते हैं यदि जेडीयू का समर्थन एनडीए को मिलता है। उसी तरह से यदि आरजेडी की बात करें तो उनके पास अपने 79 और 19 कांग्रेस के और 16 विधायक जो हैं वो हैं लेफ्ट पार्टी के, तो उनके पास कुल मिलाकर 114 विधायक होते हैं जो कि जादुई आंकड़े के पास नहीं पहुंचते हैं। सरकार नहीं बन पाएगी। यदि उन्हें सरकार बनानी है तो उसके लिए उन्हें बीजेपी या फिर जेडीयू के जो विधायक हैं या तो उनको तोड़ना होगा या फिर उनसे इस्तीफा दिलाना होगा। कम से कम 6 से 8 जो विधायक हैं उनको इस्तीफा देना होगा या फिर वो किसी भी तरह से अनुपस्थित रहे। तो उस परिस्थिति में जरूर जो आरजेडी की सरकार है वो बन सकती है। और ये भी कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये लगातार खबरें आ रही हैं कि मांझी को लगातार आरजेडी के नेताओं की तरफ से फोन किया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि वो आरजेडी का समर्थन करें तो उनके जो बेटे हैं संतोष मांझी उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो अभी जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो शुरू हो गई है। अब देखना यही है कि क्या आरजेडी जो विधायक हैं जेडीयू या फिर बीजेपी के उनमें सेंध लगा पाती है या नहीं, और नहीं लगा पाती नहीं कर पाती है तो कोई विकल्प फिर उनके पास सरकार नहीं बचता है। ठीक है नागेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। लता, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि कहा जा रहा है
है मांझी से लगातार कांटेक्ट करने की जो है कोशिशें की जा रही है। राहुल गांधी भी उनसे मिलने के लिए पहुंच सकते हैं। वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल भी मुलाकात कर सकते हैं। अगर एनडीए से मांझी जाते हैं तो फिर आरजेडी का पलड़ा कितना भारी दिखाई दे रहा है? जो है, चाहे हम आरजेडी की बात करें चाहे हम जेडीयू की बात करें, दोनों की जो नजर है वो अब हम दल में है, क्योंकि हम के 4 विधायक हैं और यही जो है अब किंग मेकर की भूमिका में भी दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि जाहिर तौर पर अगर हम बीजेपी, जेडीयू, हम और निर्दलीय एक अगर जोड़ते हैं तो 128 का आंकड़ा जो है एनडीए के पास आता है, जो कि 5 बहुमत से ज्यादा है। लेकिन अगर जो ये हम दल के 4 विधायक हैं, अगर वो आरजेडी के साथ आ जाते हैं, फिर आरजेडी के पास 79, कांग्रेस के पास 19 और लेफ्ट के पास 16, और अगर ये 4 इस तरफ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है जो पलड़ा है वो जाहिर तौर पर आरजेडी का भारी होगा। और ऐसे में ये भी अटकलें लगातार लग रही हैं कि आरजेडी ये पूरी कोशिश कर रही है कि जेडीयू के जो कुछ नेता हैं जो नाराज हैं उनको अपने खिले में लाया जाए। और अगर इस तरीके की भूमिका में आरजेडी कामयाब हो जाती है तो जाहिर तौर पर ये जो सपना नीतीश बाबू देख रहे हैं वो टूटेगा। लेकिन जिस तरीके से जो मजबूत स्थिति एनडीए की यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर ये साफ हो जाएगा कि जो हालात बिहार में बने हुए हैं, किसी भी वक्त जो है नीतीश बाबू अपना इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि राजभवन में उनके शपथ की तैयारियां भी चल रही हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो मोटा मोटी ये माने कि नीतीश बाबू ही जो है सीएम रहने वाले हैं। हालांकि ये अभी अटकलें चल रही है कि जो 2 डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला है वो हो सकता है कि बीजेपी के खेमे से हो। लेकिन अगर हम के दल के, क्योंकि मेरे सहयोगी नगेंद्र ने बात करी कि हम के भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं, क्योंकि हम जो संगठन है, जो दल है, ये अभी किंग मेकर की भूमिका में है। इसलिए लगातार जो है बीजेपी के नेता भी इनसे संपर्क में है और लगातार, क्योंकि वो भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रहे हैं, वो ऑब्जर्वर के तौर पर पटना पहुंच चुके हैं। लगातार वो बातचीत करने की कोशिश में, कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश करे कि जो है मांझी से बात की जाए। तो ऐसे में यानी कहा जा सकता है कि जी लता, कहा जा सकता है कि मांझी को लेकर, हम पार्टी को लेकर एक मौका तलाशा जा रहा है। जितेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। जितेंद्र मांझी जो है लगातार कोशिश करते हैं कि वो भी बिहार की राजनीति में जो है कहीं ना कहीं ऊंचे पद पर रहे। दरअसल बड़ी वजह वो भी अक्सर दिखते हैं पाला बदलते हुए, लेकिन फिलहाल जो वर्तमान की स्थिति है, मांझी की जो है किंग मेकर की भूमिका दिखाई पड़ रही है। ऐसे में हालांकि ये तो शाम तक साफ हो जाएगा कि क्या स्थिति बिहार में है। लेकिन फिलहाल जो है एक बड़ी जानकारी मैं ये भी दे दूं, जो आरजेडी के जो हमारे तेजस्वी यादव हैं, वो अभी तक ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए सरकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन देखिए आरजेडी की बैठक के बाद अब जो है तेजस्वी की जो सुर हैं वो बहुत ज्यादा नरम हो चुके हैं। अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उन्होंने नीतीश बाबू का कभी अपमान नहीं किया, हमेशा उनको ऊपर रखा, उनकी बातों को सुना। यानी कि कहीं ना कहीं अब आरजेडी के अंदर घबराहट भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। आरजेडी के अंदर घबराहट भी दिखाई दे रही है जितेंद्र जी। और साथ में तेजस्वी का भी कुछ समय पहले ही ये बयान आया था कि ताजपोशी होने नहीं देंगे। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि डिप्टी सीएम को लेकर, क्योंकि बीजेपी ने एक नया फॉर्मूला रखा है कि 2 डिप्टी सीएम होंगे, क्या कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम होंगे या फिर चिराग पासवान या जीतन राम मांझी की पार्टी से डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? देखिए बात है, दोनों तरह के फॉर्मूले के ऊपर एनडीए गठबंधन जो है वो काम कर रही है, क्योंकि जो हम के जो जीतन राम मांझी हैं वो इसमें सबसे बड़े की फैक्टर है, क्योंकि उनके पास 4 विधायक है। अगर वो 4 विधायक आरजेडी के साथ जाते हैं और कांग्रेस और लेफ्ट मिला करके तो लगभग 120 का आंकड़ा पहुंचता है। लेकिन बहुमत के लिए लगभग 122 के आंकड़े जो है वो चाहिए। तो 2 विधायक जो है कम पड़ रहे हैं आरजेडी के जो सरकार बनाने में जो दिक्कतें आ रही है उसको लेकर के। लेकिन अगर उसमें अगर एक निर्दलीय को जोड़ दें तो लगभग 121 हो जा रहे हैं। लेकिन बहुमत के लिए 243 सदस्यीय विधानसभा है बिहार विधानसभा, तो उसके लिए 122 विधायकों का बहुमत चाहिए। तो 121 पहुंच रहे निर्दलीयों के लेकर के। तो ऐसे में एक विधायक फिर कहां से ले आएगी आरजेडी? क्या वो बीजेपी के किसी विधायक को तोड़ेगी? और हमें नहीं लगता है कि बीजेपी के किसी विधायक को तोड़ पाना फिलहाल संभव है। तो ऐसे स्थिति में चिराग पासवान को भी इस बात को पता है कि अगर वो समर्थन नहीं देते हैं इस सरकार को तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। और जीतन राम मांझी को भी इस बात को अच्छे तरीके से जानकारी है कि अगर वो समर्थन नहीं देते हैं तभी नीतीश कुमार कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। तो हो सकता है कि एक कोई ना कोई डिप्टी सीएम जो है या तो जीतन राम मांझी के तरफ से बनाया जाए
उनके पार्टी की तरफ से, या फिर चिराग पासवान को जो है कोई विधायक को कोई मंत्री पद, कोई बड़ा मंत्री पद कोई दे सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ जो है हमारे एक और सहयोगी जुड़ गए हैं, कृष्णकांत जी। कृष्णकांत जी आपसे जानना, जी इनपुट एडिटर कृष्णकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णकांत जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद चिराग पासवान जो है वो हादसे पर चले जाएंगे। इसी के साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी भी जो है उन्हें भी नेग्लेक्ट किया जा सकता है। बबीता, आपने बहुत अच्छी बात कही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की जहाँ सियासत की बात हो रही है, उसके साथ साथ हम बिहार के भविष्य के भी बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं कि ये दो पार्टियां आपस में मिलजुल के सरकार बनाती हुई आई हैं, और एक बार फिर ये दहलीज पे खड़ी है कि पार्टी, ये जो गठबंधन है, टूटने के कगार पे है। तो बिहार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है कि हमेशा सत्ता में बने रहने के लिए तमाम तरह के गठजोड़ किए जा रहे हैं, तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे इस बात पे आश्चर्य नहीं हो रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार की छवि रही है, जिस तरह से पल पल की जिंदगी बदलती रही है, नीतीश कुमार भी पल पल अपना बयान बदलते रहे हैं, पासा पलटते रहे हैं, और एक बार फिर उन्होंने वही काम किया है जिस बात के लिए वो जाने जाते रहे हैं। अब सबकी निगाहें दिल्ली से पटना की ओर चली गई है। पटना में काफी हलचल रही है आज दिन भर। राजद की बैठकें हुई है, बीजेपी की अब से कुछ देर में बैठक शुरू होने वाली है। तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। लालू प्रसाद ने इस बीच से खुल के बयान दिया है कि हमारे जितने भी सदस्य हैं, आरजेडी से जुड़े हुए लोग हैं, किसी तरह का बयानबाजी नहीं करेंगे, वो एकजुट हैं, सरकार में बने रहेंगे जब तक कि कोई नई बात हमारे सामने में नहीं आई है। लेकिन जिस तरह के समीकरण बनते बिगड़ते जा रहे हैं, कल से हलचल होती जा रही है। दिल्ली में काफी हलचल थी। अमित शाह बीजेपी के तमाम नेताओं से बात कर रहे थे, और इस बीच में जो 2-3 मुख्तलिफ लोग हैं, खासकर चिराग पासवान है, उनकी अपनी सियासत है। अगर वो चाहते हैं कि सरकार में बने रहना है, लेकिन नीतीश कुमार आने के बाद उनका जो भविष्य जो है बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि बार्गेनिंग का काम है। जीतन राम मांझी को दोनों धाराओं से प्रयास किया जा रहा है कि वो हमारे खेमे में आए, लेकिन मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी एक मजे हुए कलाकार हैं, मजे हुए नेता हैं। बिहार के सीएम रहे, भले ही कुछ ही दिनों के लिए बने हुए थे। मुझे लगता है ऐसा होगा नहीं, वो मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर ज्यादा से ज्यादा सीट उन्हें दी जाती है और कहीं ना कहीं संतोष मांझी को डिप्टी सीएम बनाने की भी अब बात करने लगे हैं, तो क्या कहा जाए कि एक तरह से जीतन राम मांझी पासा पलट सकते हैं, पाला बदल सकते हैं अपना? देखिए, आपने अच्छी बात कही, लेकिन जहां तक डेमोक्रेसी में बात होती है, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था एक बार सदन में, जब एक सीट उनकी कम पड़ रही थी, सरकार जाने वाली थी, तो उन्होंने नतमस्तक होते हुए पार्लियामेंट में कहा था कि मैं सलाम करता हूं। और एक उर्दू में एक शेर है कि जमहूरियत एक तर्ज अमल है, बंदों को गिला करते हैं, तौला नहीं करते। तो ये जमहूरियत है, ये जो डेमोक्रेसी है, यहाँ पर गिनती है। और किसी भी सूरत में जो अभी पद मिलने वाला है, या मंत्रालय में जगह मिलनी है, या उनकी ज्यादा भागीदारी होगी, ये सब उनकी सीटों पर निर्भर करता है। तो जहां तक मुझे मालूम है कि हम के पास जो सीटें बहुत कम है, ऐसा होना नहीं चाहिए कि उनको बड़े पद दिया जाएगा। तो संख्या बल है, संख्या बल जिनके पास ज्यादा होगा, बीजेपी के पास सबसे ज्यादा है, तो उनकी मांग सबसे ज्यादा होगी। डिप्टी सीएम उन्हीं के पार्टी के बनाए जाएंगे, महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको ही दिया जाएगा। तो संख्या जिनके पास जितना होगा और उसमें ताकतवर लोग किसके पास हैं, उन सबको जगह दी जाएगी। जी लता, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि सीट फॉर्मूला को लेकर पहले भी बात नहीं बन पाई थी, इसीलिए इंडी अलायंस में जो है खटपट कहीं ना कहीं चल रही थी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर सीटों का फॉर्मूला, क्योंकि चिराग पासवान ने कह दिया है कि हमारी सीटें कम ना की जाए, तो क्या कहा जाए, चिराग पासवान की बात अगर मान ली जाती है तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ कहीं ना कहीं अपनी शर्तें सामने रख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए एनडीए के साथ नीतीश बाबू की कई शर्तें होंगी, कई डिमांड्स होंगी, कई कॉम्प्रोमाइज होंगे, और इसलिए दरअसल ये बड़ा बदलाव भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि नीतीश बाबू जिस तरीके से जो सपना देख रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना है, क्योंकि अब आगामी प्रदेश में फिर से चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव सर पर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नीतीश बाबू के लड़खड़ाते कदम अब तक राजनीति में दिखाई पड़े हैं, मुझे नहीं लगता
कि बीजेपी अब आगामी समय में उन पर भरोसा कर पाएगी। हालांकि क्योंकि बीजेपी का भी एक ही फॉर्मेट रहा है कि किसी भी प्रदेश की अगर हम बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले, चाहे हम महाराष्ट्र की बात कर ले, किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ तोड़कर अपने उनके विधायकों को अपने पाले में करने का काम बीजेपी ने किया, ये हम सबने देखा हुआ है। ये पूरे अलग अलग प्रदेश में है और वही फॉर्मूला जो है अब एक बार फिर से बिहार में, क्योंकि नीतीश बाबू के ऊपर ये अप्लाई करना बहुत ईजी है। वो जानते हैं कि नीतीश बाबू को थोड़ा सा अगर सीएम पद का बराबर जो लालच है उनका बना हुआ है वो उन्हें मिल जाए तो वो कहीं से भी अपने नेताओं को लेकर उनके पाले में आ जाएंगे। और यही वजह है क्योंकि नीतीश बाबू भले ही ये बात कहते हैं बार बार कि उन्हें राजनीति का लालच नहीं है, वो कोई पद नहीं चाहते, कोई लालसा उनके अंदर नहीं है, लेकिन दरअसल जो पूरा खेल बिहार में चल रहा है सियासत का, ये जो खेला हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ लालच के, जो राजनीतिक लालच है उसी वजह से हो रहा है। और यही बड़ी वजह है कि नीतीश बाबू जो है अब अपना पाला बदलने की तैयारी में। और ये भी बबीता जानकारी आ रही है कि हो सकता है कि आज शाम को नीतीश बाबू अपना इस्तीफा दे दें और बीजेपी की तरफ से समर्थन पत्र जो है वो आज ही मिल जाए, और जिसके बाद जाहिर तौर पर जो स्थितियां वो क्लियर हो जाएंगी कि बिहार में एक बार फिर से जो है खेला नीतीश बाबू कर सकते हैं। जी जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि लगातार जो है, क्योंकि आज से नहीं ये पलटी मारी है, लगातार ये पलटियां मारी गई है, कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ। वही सीएम पद का लालच कितना है वो भी साफ दिखाई दे रहा है। तो क्या कहा जाए, बीजेपी नीतीश कुमार की सभी शर्तों को मान लेगी? देखिए, फिलहाल सभी शर्तों को मान पाना तो हमें लगता है कि संभव होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी इस वक्त जो है वो काफ़ी लीड रोल में बिहार के अंदर। नीतीश कुमार को इस बात का पता है कि अगर वो एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ अगर नहीं जाते हैं तो शायद उनका सबसे बड़ा राजनीतिक पतन होगा 2024, और लोकसभा चुनाव में भी एक बहुत बड़ा इसका फैक्टर देखने को मिल सकता है। इसलिए सभी शर्तों को मनवाने की स्थिति में नीतीश कुमार फिलहाल नहीं है, क्योंकि उनकी सीएम पद की कुर्सी जा रही है, उनकी पार्टी जो है वो इस वक्त दोराहे पर खड़ी है कि कहीं उनकी पार्टी में ही टूट ना हो जाए, उनके विधायक ही कहीं आरजेडी के लोग न तोड़ करके अपनी सरकार बना ले। इसलिए नीतीश कुमार अभी फिलहाल जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी सीएम पद की कुर्सी बचाने की, लेकिन अगर जितेंद्र जी, अगर फिर भी अगर नीतीश ने, क्योंकि अक्सर यही देखा गया है कि जब जब महागठबंधन भी बना है नेतृत्व नीतीश कुमार ही करते आए हैं, अगर बीजेपी शर्त नहीं मानती है तो फिर उसके बाद जेडीयू के पास क्या कुछ विकल्प होने वाला है, क्योंकि आरजेडी तो एक्सेप्ट नहीं करेगी। देखिए, अगर बीजेपी के साथ अगर इनकी अगर सत्ता में अगर वापसी अगर नहीं होती है, फिर से अगर सीएम नहीं बन पाते हैं, तो इनके पास इस्तीफा दे करके और सिर्फ पार्टी चलाने के सिवा दूसरा और कोई विकल्प नहीं बच पाएगा। और वैसे स्थिति में बिहार के अंदर में जो है वो राष्ट्रीय शासन लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर जेडीयू सत्ता में अगर आती नहीं है, बीजेपी साथ में अगर जाती नहीं है, तो वैसे स्थिति में किसी भी दल के पास बहुमत बनता नहीं है अगर कोई दल एक दूसरे दल के विधायकों को नहीं तोड़ पाता है। और हो सकता है कि उसके बाद जब चुनाव हो तो उसमें आरजेडी की जो है बढ़त मिले या बीजेपी को मिले, क्योंकि बीजेपी ये दावा करते रही है कि हम आने वाले समय में अपने बल पे अपने जो कैडर जो वोट है उनका, उसके आधार पर बिहार के अंदर में अकेले सत्ता में वापसी करेगी और बिहार में जंगल राज की समाप्ति करेगी। लेकिन इधर देखा जाए तो लोकसभा चुनावों को लेकर भी यहाँ पर एक अलग तरीके की भी डील की बात निकल कर सामने आ रही है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, या फिर महज ये कुछ दिनों का ही सिर्फ जो है सियासी जो है दोस्ती है कि ठीक है हम अभी आपकी सीएम कुर्सी की पद की कुर्सी हम आपको बचा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और जो जीतेगा वो अपनी सरकार बनाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि चूंकि मार्च के बाद हो सकता है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दे चुनाव आयोग, तो वहां पर लोकसभा चुनाव में सीटों का क्या कुछ समीकरण रहेगा जेडीयू और बीजेपी के अंदर, इसको भी लेकर के कहीं ना कहीं अंदर खाने एक डील जो है वो चल रही होगी। और ये पूरा डील और पूरा जो समीकरण जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता है जेडीयू और बीजेपी की तरफ से, तब तक हमें नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अगर अपनी डील फाइनल नहीं कर देते हैं और बीजेपी की तरफ से उस डील के ऊपर अगर मुहर नहीं लगती है और नीतीश कुमार अगर पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं होते हैं और अगर इस्तीफा दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में नीतीश के लिए सबसे बड़ा रिस्क होगा अपनी कुर्सी को बचाना, अपने विधायकों को बचाना और अपनी पार्टी को
बचाना। जी नीतीश लता, खुद क्योंकि अपने कदम रख रहे जी हैं। क्योंकि लता देखा गया है कि अब आरजेडी के पास वापस तो नहीं जा सकते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि आज ही सुबह बड़ी खबर ये भी आई थी कि अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने जो है वो अनफॉलो कर दिया। यानी कि कहीं ना कहीं मनमुटाव लगातार चलता जा रहा है। सबसे बड़ा अगर आपसे कारण पूछा जाए तो मनमुटाव की शुरुआत कहां से हुई, कारण क्या हो सकता है सबसे बड़ा? देखिए, बिल्कुल आपने कहा कि लगातार जो है मनमुटाव बना हुआ है। अगर हम देखें कि सुबह जो जब से घटनाक्रम चल रहा है, नीतीश बाबू किसी का फोन भी नहीं उठा रहे हैं, और जिस तरीके से पिछले दिनों गणतंत्र दिवस के खास मौके पर हमने देखा कि कैसे दोनों ही नेता दूर दूर बैठे थे। इस तस्वीर ने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साफ कर दिया कि नीतीश बाबू में यानी कि आरजेडी और जेडीयू में कहीं ना कहीं तल्खियां चल रही हैं, और ये लंबे समय से नहीं था। हालांकि जो राजनीतिक तल्खियां हैं वो तो लंबे समय से थी, क्योंकि अगर हम इससे पहले का इतिहास नीतीश बाबू का देखें तो कोई नई बात तो है नहीं। इसके पहले 2015 में भी इन्होंने आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, फिर उन्होंने 20 में तोड़ा, फिर 22 में तोड़ा। बीजेपी के तमाम जो है अलग अलग दलों के साथ नीतीश बाबू का जो है इस तरह का गठजोड़ रहा है। और क्योंकि नीतीश बाबू ने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ये मैं जितेंद्र जी से समझना भी चाहूंगी क्योंकि वो हमारे वरिष्ठ हैं, क्योंकि नीतीश बाबू ने जब इसकी शुरुआत की थी कि वो जो विपक्षी खेमे को साथ में लेकर चलने की बात कर रहे थे, तभी से हालांकि कहीं ना कहीं राजनीतिक लालच की बू तो जरूर आ रही थी। भले ही उनके शब्दों में ये ना हो कि वो किसी भी तरीके से कोई पद नहीं चाहते हो, लेकिन अगर उन्हें पद की लालसा नहीं है, अगर उन्हें कुर्सी की लालसा नहीं है, अगर उन्हें राजनीति में अपना मजबूत दमखम नहीं बनाना है, सिर्फ जनता की सेवा ही करनी है, तो फिर इतना सियासी घटनाक्रम किस बात का? जितेंद्र जी, मैं भी आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि आप वरिष्ठ हैं सर, ऐसे में ये जो सियासी दांवपेच पूरा चल रहा है, इसके पीछे आप क्या कारण मान रहे हैं? क्या लोकसभा चुनाव कारण है, क्या विधानसभा चुनाव कारण है, क्या इंडिया गठबंधन का वो जो है लीड रोल कर रहे थे, उन्हें लीड रोल नहीं मिल पाया, क्या ये कारण है? क्या ये सियासी दांवपेच के पीछे की पूरी कहानी सर क्या आप देख रहे हैं? देखिए लता, इसके पीछे जो आपने कुछ सवालों का जवाब मतलब आपने खुद ही दे दिया कि एक तो उनका जो खासकर जो लालसा रही है सीएम पद की, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जब इंडिया जो नाम जो रखा गया INDIA, और उस नाम के पूरे जो रचयिता है खुद नीतीश कुमार ही हैं। यानी नीतीश कुमार चाह रहे थे कि इस इंडिया गठबंधन को वो खुद लीड करें, और जो भी व्यक्ति उस इंडिया गठबंधन को लीड करेगा तो जाहिर सी बात है कि वही PM फेस के तौर पे प्रोजेक्ट होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार नीतीश कुमार के चेहरे को बैक साइड करके और खासकर राहुल गांधी को चेहरे को आगे बढ़ाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा था। इसके अलावा जब मुंबई में बैठक हुई थी तो वहां पर लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया था राहुल गांधी को लेकर के, और उन्होंने कहा था कि हम लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जी ही प्रधानमंत्री बने और हम सबका समर्थन है। तो इस बात को लेकर के भी नीतीश के अंदर नाराजगी थी कि वो बिहार के अंदर में उनके समर्थन से सरकार चला रहे हैं। खुद उनके पुत्र को वहां पर डिप्टी CM का उन्होंने मौका दिया, बिहार के अंदर में सत्ता में वापसी का मौका दिया। लेकिन इधर लालू प्रसाद यादव PM फेस को लेकर के राहुल गांधी के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं और उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो ऐसे में सर कहीं क्या आपको कोई संभावना दिख रही है? हालांकि संभावना तो हमको यहाँ पर शून्य दिख रही है कि जो है आरजेडी अपनी सरकार बचा पाएगी, क्योंकि जाहिर तौर पर जो है अंकगणित का ही सारा खेल होता है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अगर जीतन राम मांझी मान जाते, मान लीजिए उन्हें मुख्यमंत्री का पद भी दे दिया, मान लो अगर, तो 4 अगर वो यहाँ पर इस खेमे में आ जाते हैं, तभी भी इनके पास जो है 118 का आंकड़ा पहुंच रहा है, 4 फिर भी कम। ऐसे में क्या जो अन्य 6 दल के नेता हैं उन पर दांव पे चलाएगी? मतलब कहीं ना कहीं कोई संभावना क्या देख पा रहे हैं क्या कि आरजेडी सरकार बचा पाएगी? बिल्कुल नहीं, किसी भी स्थिति में आरजेडी अपनी सरकार बचाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि खुद कल तेजस्वी यादव अपने डिप्टी CM का जो स्टिकर है वो फाड़ करके फेंकते हुए दिखे गए थे। अगर थोड़ी बहुत भी अगर उनके अंदर ऐसी कोई अगर स्थिति दिखती तो शायद वो अपने CM पद की जो स्टिकर है, नेम प्लेट है, वो उसको फाड़ करके नहीं फेंकते। तो इसे तो कम से कम स्पष्ट है कि आरजेडी किस आंकड़ों की खासकर अगर बात करें, वो तो खैर एक अलग विषय है, अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े में किसी भी तरीके से आरजेडी फिट नहीं बैठती है। अगर जीतन राम मांझी की पार्टी हमको भी अगर साथ मिला लेती है तो चिराग पासवान भी अगर शायद नहीं जाएंगे, हमें जहां तक लगता है कि उनको शायद मिला पाना संभव नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने उनको आश्वासन दिया है।
जितेंद्र जी, कुल मिला के मान लिया जाए कि नीतीश बाबू जो है एनडीए में शामिल हो रहे हैं, सर मुख्यमंत्री वो बन रहे हैं, लेकिन इसके बाद का परिप्रेक्ष्य आप क्या देख रहे हैं? इसके बाद के मायने राजनीति के बिहार में क्या होंगे नीतीश बाबू के लिए, बीजेपी के लिए, एनडी दल के लिए? देखिए, बिहार के अंदर अब एक नया समीकरण फिर से देखने को मिलेगा, और जिस प्रकार से पिछले लगभग 15 वर्षों से लगातार बीजेपी जेडीयू मिल करके अपनी जो है सरकार वहाँ पर दोनों दल चला रहे थे, वही स्थिति बिहार के अंदर ने फिर से देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों दलों के प्रयास से ही आरजेडी को सत्ता से बाहर किया जा सकता था, और बिहार के अंदर जो जंगल राज जैसी स्थिति थी वो लगभग समाप्त हो पाई थी। और इसके अलावा बिहार में जो बड़े पैमाने पर वहाँ पर जो क्राइम हो रहा था, इसके अलावा शराबबंदी करके नीतीश कुमार ने जो है सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बिहार को काफ़ी ज़्यादा जो इम्प्रूव करने का प्रयास किया, वो सारे फार्मूले को एक बार फिर से बिहार के अंदर लागू किया जाए। केंद्र सरकार की तमाम सारी जो योजनाएं हैं उसको नीतीश के जरिए वहाँ पर लागू करने का प्रयास किया जाएगा, और किसी भी कीमत पर राहुल गांधी कम से कम जो है वो पीएम फेस के तौर पे मजबूत चेहरा ना बने इंडिया गठबंधन का, इंडिया गठबंधन को तोड़ा जा सके 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, ये भी एक अहम जो है रणनीति रहेगी बिहार में बीजेपी के साथ सरकार बनाने को लेकर के और नीतीश को सीएम बनाने को लेकर के। और इसके अलावा आरजेडी को फिर से बिहार में वापसी न हो सके, इसको भी रोकने को लेकर के खासकर जेडीयू और रणनीतियां तैयार की जा सके। ठीक है, कृष्णकांत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णकांत जी, क्योंकि जिस तरह से जितेंद्र जी लगातार बोलते आ रहे हैं कि जो ये गठबंधन हो रहा है, अगर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होते हैं तो ये कुछ समय का भी गठबंधन हो सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या ये जो गठबंधन है सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही रहने वाला है? कृष्णकांत जी। बबीता, आपने सही बात कही है, कई तरह की बातें आ रही है। मैं 2-3 बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए दुनिया में कार्ल मार्क्स, उन्होंने कहा था कि जब कुछ नहीं बचेगा दुनिया में तो क्या बचेगा, तो उन्होंने कहा कि भविष्य बचेगा। ये जो गठबंधन में सिर्फ भविष्य है, और भविष्य किस रूप में करवट लेती है वो देखने वाला समय है। लेकिन अंतिम जो जानकारी अभी पटना से निकल के आ रही है उसमें बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को ये कहा है कि आप कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रहने के लिए कहा है, बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, और किसी भी टीवी पर बैठने के लिए भी फिलहाल मना किया गया है। पटना में काफी हलचल बढ़ गई है। जदयू ने अपने सभी नेताओं को, चाहे विधायक हैं चाहे पार्लियामेंटियन हैं, उनको पटना बुलाया है अभी शाम में, तो काफी हलचल है। अब 2 बातें निकल के आ रही है कि अभी तक केवल कयास लगाए जा रहे हैं, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का खेल चल रहा है। जब तक कि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता है, मुझे लगता है कि जब तक बीजेपी की तरफ से कोई लेटर नीतीश कुमार के हाथ में नहीं आता है समर्थन का, तब तक नीतीश कुमार कोई ऐसा बयान नहीं देंगे, राज्यपाल के पास नहीं जाएंगे, या जो स्पीकर है अवध बिहारी चौधरी कोई एक निर्णय नहीं लेते हैं, कोई हाउस को बुलाते नहीं है, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, संभावनाओं का बाजार गर्म है, गणित काफी बैठाया जा रहा है, आंकड़े किनके पास है, कौन खेल कर सकता है, किसका खेल हो सकता है, कौन किस करवट जाके बैठ सकता है, इन सब पर संभावनाओं पर बहस चल रही है, और दिल्ली से लेकर पटना में काम चल रहा है। लेकिन जितेंद्र जी जिस तरह से आपने कहा, बबीता जी एक बात कहना चाहूँ। जितेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा था कि अब समस्या क्या है बिहार के अंदर में, कि नीतीश कुमार जितने बार पलटी मारे हैं उससे वहां का जो मतदाता है, वहां की जो जनता है, जो पिछले 30 सालों से अंधकार में जी रही है, और वहां पर न रोजगार है, न पढ़ाई है, न किसी तरह के साधन है, न कोई कानून व्यवस्था है। तो देखिए, डेमोक्रेसी में ही होता है, तमाम तरह के कानून बनाए गए, तमाम तरह से लोकपाल बनाए गए, लेकिन अंत में होता क्या है, खेल हो रहा है, कौन किसको खरीद रहा है, कहाँ किसको ऑफर किया जा रहा है, कौन से पद दिए जा रहे हैं, राजनीति यहाँ आ गई है। किसी तरह से सत्ता में बने रहना राजनेताओं का काम हो गया है, कोई इनमें मर्यादा नहीं है, कोई इनके बातों में दम नहीं है, कौन रात में क्या बोलता है, दिन में क्या बोलता है, ये सब चीजें बिहार में दिख रही है। जो बीजेपी नेता कल तक कह रहे, उनके 2 बड़े नेता है, सुशील मोदी कह रहे थे कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे, नीतीश कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन आखिर क्या हुआ? आज से सबके सुर बदले हुए हैं, सब अलग अलग स्वर में गा रहे हैं, और वही नीतीश कुमार जो कल तक अलग थे, इनके अपने हो गए हैं। जो आरजेडी के साथ इन्होंने गठबंधन बनाया बीजेपी छोड़कर, आज उनका साथ छोड़ रहे हैं, तो इसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। बिहार जो कि काफी एक राजनीतिक रूप से परिपक्व राज्य है, वहां उनका नुकसान हो रहा है। बिहार को आज काफी आगे होना चाहिए। बिहार आज फिर से 20 साल पीछे जा रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा, ये गठबंधन लोकसभा चुनाव तक अगर होता है, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा मैं बताना चाहूंगा बबीता, इसमें नीतीश कुमार का होगा।
नीतीश कुमार पिछले चुनाव में घटकर बहुत 50 से नीचे आ गए थे, और अगली बार चुनाव होगा तो मतदाता निश्चित रूप से इनको धोखा देगी, मतदाता इनको सबक सिखाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि कृष्णकांत जी आपने ये भी कहा कि ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से नहीं दिया गया है कि वो राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे या फिर एनडीए में शामिल होंगे या फिर नहीं, ना ही बीजेपी की तरफ से, लेकिन हरकतें तो कुछ और ही कहती हुई नजर आ रही है। आज सुबह ही उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से तेजस्वी यादव को अनफॉलो कर दिया। उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का वो फोन भी नहीं उठा रहे, ना ही आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता है उनका वो फोन ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हरकतें तो यही बता रही है कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। अब क्या है कि एनडीए में शामिल होने की बात है। नीतीश चूंकि पहले इनके साझेदार रहे हैं, चुनाव में रहे हैं, साथ मिलकर काम किया है, वोट शेयर इनके बढ़े हैं, सीटों का आंकड़ा इनका बढ़ा है, एक आपस में जो तालमेल होता है, राजनीतिक परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी लेवल वो काफी अच्छा है। नीतीश के एनडीए में आने के चांसेस बिल्कुल हैं और इस तरह की बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन जहां तक अब सवाल उठता है कि आरजेडी क्या करेगी, हाँ, आरजेडी की तरफ से बहुत ही स्ट्रांग बयान आया है कि जो भी निकल के आएगा, क्योंकि अभी ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ ये बयानबाजी पे ये है। मीडिया भी इस बात पे चल रही है कि इस तरह के बयान है, इस तरह की संभावनाएं हैं, तो संभावनाओं का बाजार काफी गर्म है। जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो गठबंधन है जदयू आरजेडी की तरफ से नहीं आता है, तब तक सिर्फ हम लोग कयासी लगा रहे हैं। हाँ, कल 10 बजे सुबह में बैठक है, जदयू की पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है, ऐसा माना जा रहा है, मीडिया में खबरें आ रही है कि 10 बजे जाकर इस्तीफा सौंप सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर सारे घटनाक्रम में एक तेजी आएगी और काफी वो जो होना है जिसकी उम्मीद कर रहे हैं वो होके रहेगा। नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। जी जितेंद्र जी, क्योंकि कृष्णकांत जी ने जैसा बोला है कि नीतीश कुमार जिस तरह से एक के बाद एक पलटी मार रहे हैं, एक तो जनता क्या उन पर भरोसा दोबारा से जता पाएगी अगर वो एनडीए में शामिल होते हैं, क्योंकि पलटी जिस तरह से चल रही है जनता भी वो सब देख रही है। तो क्या कहा जाए, एनडीए में शामिल होना नीतीश कुमार का बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है या फिर नुकसानदेह? देखिए, बीजेपी जी जितेंद्र जी, बीजेपी के लिए फायदेमंद ही यहाँ पे साबित होने वाला है, क्योंकि बिहार के अंदर अगर देखें तो जनता जो है वहाँ पर कुछ अलग तरीके की सोचती है। क्योंकि मैं खुद बिहार से आता हूँ, इसलिए वहाँ के जो वोटर हैं उनके बारे में मुझे अच्छे तरीके से पता है। वहाँ पर देखा जाता है कि उनका नेता किस जाति का है, किस धर्म का है, उसके आधार पर वहाँ पर वोटिंग जो है वो की जाती है बिहार के अंदर में। और नीतीश कुमार जिस कुर्मी समुदाय का नेतृत्व करते हैं, उनका जो वोटर का जो समीकरण है वो बिहार के अंदर मतलब 16% से ज्यादा है। और इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो फॉरवर्ड क्लास के राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ और भूमिहार, इन 4 जातियों का सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को मिलता है। और इन जो जेडीयू के जो कुर्मी वोट की बात करें, और जीतन राम मांझी जो समाज के जो पिछड़ी जाति के जो वोट बैंक है, और उसको अगर मिला दिया जाए और अगर पासवान जो समुदाय के जो पासी समाज के जो लोग हैं उनको मिला दिया जाए, तो अगर इतने जातियों का वोट अगर किसी भी गठबंधन को बिहार के अंदर में मिलता है तो उसकी सरकार आसानी से बिहार के अंदर में बन जाती है। और यही समीकरण बैठाने का प्रयास हमें लगता है कि शायद इस सीएम पद के दावेदारी के साथ साथ यहाँ पर किया जा रहा है। रही बात कि जनता बिहार की नीतीश के ऊपर विश्वास करेगी या नहीं करेगी, तो इस बात का यही जवाब है कि बिहार की जनता ये नहीं देखती है कि कौन पलटी मार रहा है या कौन किसके साथ जोड़ तोड़ करके सरकार बना रहा है। महत्वपूर्ण बिहार के अंदर में ये होता है कि किस जाति का नेता जो है वो सीएम पद की दावेदारी कर रहा है और कौन सा लीडर सत्ता में वापसी कर सकता है। और वही जो जातिगत जो समीकरण के जो वोटर हैं वो अपने अपने तरीके से अपने अपने जो जातिगत जो कैंडिडेट होते हैं पॉलिटिकल पार्टियों का, उसको वोटिंग करते हैं। और यही समीकरण पिछले 15 वर्षों से बीजेपी और जेडीयू बैठा करके सत्ता में वापसी करते रही है। तो अब बिहार के अंदर में होगा ये कि आरजेडी के जो यादव वोट बैंक है वो सिर्फ एक अकेले रह जाएगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक है बिहार के अंदर में, वो 3 भागों में बटा हुआ है। कुछ मुस्लिम वोटर जेडीयू को ही वोट देते हैं, कुछ मुस्लिम वोटर आरजेडी को ही वोट करते हैं, कुछ मुस्लिम वोटर कांग्रेस को भी वोट करते हैं। तो मुस्लिम का वोट जो है वो 3 भागों में बट जाता है। और अब ओवैसी भी चूंकि बिहार के अंदर में चुनाव लड़ने लगे हैं, एआईएम वहाँ पर भी मतलब कुछ सीटों को 2-3 विधायक वहाँ पे जीते हैं बिहार के अंदर में। तो कुछ मुस्लिम जो कट्टर जो मुस्लिम जो वोट है वो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को
मिल जाता है। यानी आरजेडी के पास सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ परसेंट मुस्लिम वोट बैंक और कुछ परसेंट यादव वोट के अलावा दूसरा और कोई वोट बैंक अभी उनके पास नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वही नीतीश कुमार कल जो है कहा जा रहा है कि एनडीए के साथ शामिल हो सकते हैं, इस्तीफा वो राज्यपाल को सौंप सकते हैं, लेकिन कयासों का बाजार गर्म है। लेकिन इस पर जो ठप्पा जो है वो नीतीश कुमार ही लगा पाएंगे। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।